हाय एवरीवन, आई एम कैप्रिल। मैंने 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें से 2 बार मैं इस लिस्ट में आई हूँ। इसके लिए मैंने 6 बार प्रीलिम्स दिया है, जिसमें से मैं 4 में पास हुई हूँ विद गुड मार्क्स और 2 में फेल हुई हूँ, एंड दैट हैज़ गिवन मी क्वाइट सम लर्निंग। सो आई एम एन ऑफिशियल वेटरन। आई कैन गिव यू सम ट्रिक्स एंड टिप्स, और मैं बता सकती हूँ कि कैसे वेटरन्स प्री का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उनको क्या स्किल मिलता है आफ्टर अटेम्प्टिंग सो मैनी पेपर्स ऑफ सो मैनी अटेम्प्ट्स ऑफ प्रीलिम्स, दैट दे आर एबल टू स्कोर मच बेटर देन अ न्यू कमर। वो क्या ऐसी अप्रोच रखते हैं। आज का वीडियो इसीलिए है, दिस इज़ अ वीडियो ऑफ वेटरन सीरीज, एंड आई एम गोइंग टू डिपार्ट सम नॉलेज अबाउट हाउ टू go about solving some of the prelims questions so that you can fetch those extra little marks that are not available in your books. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। विल टेक अप द क्वेश्चंस वन बाय वन। आज हम 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता था विद मिनिमल और नो नॉलेज एट ऑल। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question was, with reference to the history of India, the terms Kulyavapa and Dronavapa denote what? So how I went about this question was, Kulyavapa and Dronavapa, it has a common term that means इसमें कुछ तो यूनिफॉर्म होगा, probably it's कुछ मेजर करने का टर्म है या कुछ डिस्टिंग्विश करने का टर्म है एक ही चीज़ को। और इसके अलावा हम अगर इसको देखें तो कुल्या का मतलब है कुल, that means family. द्रोणा probably was being used for a teacher. तो हमने बहुत बार ये हिस्ट्री में पढ़ा है राइट कि एंशियंट हिस्ट्री में कुछ लैंड जो है वो देवों के लिए दी जाती थी, कुछ फैमिली के लिए रखी जाती थी, कुछ टीचर्स के लिए रखी जाती थी। सो ये ऑफ कोर्स कहीं पढ़ा हुआ, डायरेक्टली पढ़ा हुआ मिलना बहुत मुश्किल है, बट यू कुड हैव गिवन इट अ थॉट कि इट कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट पोर्शन ऑफ लैंड। तो मेजरमेंट ऑफ लैंड सीम्स टू बी अ वेरी लॉजिकल आंसर। नो डाउट कॉइन्स जो है वो भी एक यूनिफॉर्म वो यूनिट है जिसके लिए वापा यूज़ किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड को किया जा सकता है, पर प्रॉबेबली ये 2 में ही डिवाइड होगा कि एक हायर जेंट्री के लिए सिटाडल जैसा होगा और एक लोअर जेंट्री के लिए होगा। रिचुअल्स के लिए वेद वगैरह में अगर लिखा होगा तो इट कुड हैव बीन, बट आई थॉट कि ये कुछ मेजरमेंट की टर्म हो सकती है। एंड सिंस वी हैड हर्ड कि कुछ लैंड फैमिली को दी जाती है, कुछ लैंड ब्राह्मणों को दी जाती है, कुछ लैंड मर्चेंट्स को दी जाती है, आई थॉट कुल और एक फैमिली होगी, द्रोणा एक टीचर होगा और उनके लिए क्या लैंड को दिया जाएगा, कैसे मेजर किया जाएगा, उससे रिलेटेड होंगी कुल्यावापा एंड द्रोणावापा। तो इसके लिए इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है कि हमें हिस्ट्री को टर्म्स वाइज टर्म्स रट्टा नहीं मानना है, हमें उसमें से देखना है कि हम उसको डिराइव कैसे कर सकते हैं। इट इज़ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सिलेबस दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी रेड इन हिस्ट्री, और कुछ भी पूछ लेता है यूपीएससी। तो आपको अपना वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है, शांत रहना है, डरना नहीं है क्वेश्चन से, और उसको लेके हम कैसे आंसर्स को डिराइव कर सकते हैं उस पर फोकस करना है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. With reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramitas? Again, हिस्ट्री का सवाल है, कुछ हिंदी का वर्ड दिया है, जिनको हिंदी मदर टंग है, दे हैव एन एडेड एडवांटेजेस बिकॉज ये सब संस्कृत के टर्म्स जो हैं, हिंदी जो है संस्कृत से डिराइव हुई है और आप कुछ ना कुछ पैरेलल्स निकाल सकते हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल, परमिताज में मैंने कैसे ब्रेक किया, परम प्लस समथिंग, राइट। तो परम मीन्स द टॉप, समिट, है ना। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं देखते हैं, अगर ये सॉल्व हो पाता है क्वेश्चन विदाउट एनी प्रायर नॉलेज। द अर्लीस्ट धर्मास्टर टेक्स्ट रिटन इन सूत्रा स्टाइल, फिलोसफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। परम है तो आई वुड गो कि कुछ टॉप का समिट टाइप होगा, तो आई वुड गो दिस। परफेक्शन, the perfections whose attainment led to path of bodhisattva, and powerful merchant guilds of early medieval century. So earliest वाला हो सकता है, but earliest जो है वो summit नहीं माना जाएगा, परम नहीं माना जाएगा। परम could be either the most powerful merchants or the perfections for bodhisattva, right? तो I would have eliminated these two.
अब इन दोनों में से कैसे एलिमिनेट करना है, वैसे तो एज आई से कि 50% अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तो आंख बंद करके तुक्का मार दो, क्योंकि 1/3 कम होना है और देयर इज़ अ 50% चांस दैट यू विल गेन मार्क्स. प्रोबेबिलिटी का खेल है एंड यू आर प्रोबेबली गोइंग टू गेन मार्क्स. तो अगर टाइम बचाना है, समझ नहीं आ रहा है, तो किसी भी एक पे आंख बंद करके मार दो और मार्क करके चले आओ, छोड़ के मत आना ऐसा सवाल. नाउ अब ये इन दोनों में से जब चूज़ करना है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म इज़ आवर एपिटोम. यूपीएससी को बहुत पसंद है टॉपिक, हमको पता है, और ऐसे जब सवाल आएंगे तो उसमें से बुद्धिज़्म वाले ऑप्शन को चूज़ करना इज़ द स्मार्टेस्ट चॉइस. तो देखा आपने कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको पता हो परमितास क्या है. इतना सा डिराइव कर लिया कि परम से अगर आपने डिराइव कर लिया देन यू विल बी एबल टू की परफेक्शन और समथिंग एट द टॉप, द पिनेकल, द समिट. तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके. हिस्ट्री का हमें एक अप्रोच मिलती है कि रट्टा नहीं मारना है, हमें एक पर्टिकुलर जो हिंदी के वर्ड्स हैं उसको डिराइव करने की कोशिश करनी है. जो हिंदी मीडियम से नहीं है, जो हिंदी नहीं जानते हैं, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टडिंग एंशियंट हिस्ट्री, वाइल यू आर स्टडिंग एंशियंट हिस्ट्री, उन वर्ड्स को जो बुक्स के नाम आते हैं या कुछ टेक्निकल जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आप रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, जो एक मिलिट्री के डिफरेंट नाम आते हैं या लैंड के डिफरेंट नाम आते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके उसको अपनी नॉलेज में करने की कोशिश करें. ऐसे ही हिंदी स्पीकिंग के लिए जब वो संगम लिटरेचर के नाम आते हैं, आई वुड रिकमेंड द सेम. उसमें भी बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ देखी जा सकती हैं जो आगे कहीं क्वेश्चन में यूज़ होंगी. Okay, moving on to the next question. In the context of Indian history, the Rakhmabai case of 1884 revolved around. लोगों ने ये क्वेश्चन ब्लैंकली देख के छोड़ दिया, डर गए कि रखमाबाई केस के बारे में तो कभी पढ़ा नहीं है. ऑफ कोर्स आपको क्यों पढ़ना है 1884 केस के बारे में. यूपीएससी नहीं चाहता कि आपको सब कुछ रटा हुआ हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा. क्या बोल रहा है, वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन. Really, 1884 में right to gain education, can we even think about it? Jyotiba Phule after in 1900 somewhere started the first female school, और तब भी right नहीं था वो, it was just a privilege for some. Do you think कि women's के education के लिए केस लड़ा जाएगा जब सती हो रही थी, जब विडो वो कुलीनिज्म वगैरह जैसे इविल्स थे, when existence of females were one of the major necessity that was not being fulfilled. So the idea is 1884 को देख के हम क्या इन ऑप्शंस में से कौन सा हमें सबसे सही लगता है. तो पहला तो एजुकेशन, मुझे तो यही डाउट हो गया कि ये एजुकेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1884 में कोई ऐसा माहौल नहीं था. सेकंड, एज ऑफ कंसेंट. येस, चाइल्ड मैरिज वाज अ वेरी वेरी मेजर इशू, सती वाज अ मेजर इशू बिकॉज ऑफ इट, कुलीनिज्म वाज अ मेजर इशू. तो एज ऑफ कंसेंट कैन बी देयर, क्योंकि बहुत छोटी बच्चियों की शादी हो जा रही थी, वो विडो हो जा रही थी, एंड दैट. थर्ड ऑप्शन, दिस थर्ड ऑप्शन ऑल्सो टीचेस अस वन थिंग, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. मुझे ये समझ ही नहीं आया कि क्या होता है रेस्टिट्यूशन, क्या होता है और कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं. सो व्हाट डिड आई डू, आई रेफर टू हिंदी पाठ, दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापना. ठीक है. अब इन दोनों, चलो हमने मान लिया कि सेकंड हो सकता है. अगर सेकंड होगा तो थर्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. क्यों, दाम्पत्य है, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू मैरिज, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मैरिज, तो हो सकता है ये दोनों साथ में हो. पर मैंने जब पहली बार ही पढ़ा तो मुझे एजुकेशन को लेके लगा कि ये नहीं होगा. तो अगेन आई वुड से हिस्ट्री जब पढ़ो तो हिस्ट्री का रट्टा मत मारो, उसको समझो उस टाइम माहौल कैसे था. 1884 में जब सोशल रिफॉर्म्स आ रहे थे तो कैसी बातें हो रही थी, 1900s में कैसी बातें हो रही थी, जब गांधी इरविन टॉक्स हो रही थी तब कैसी बातें हो रही थी, किसी ने क्यों जैसी डिमांड की वो क्यों की. ऑल राइट. तो रटना नहीं है, अपना दिमाग खुला रखो. पढ़ रहे हो जब, डोंट डू पैसिव रीडिंग, यू डोंट हैव टू जस्ट लर्न इट. आपको समझना है कि उस टाइम क्या माहौल था और उसी से ये सब सवाल सॉल्व होंगे. यूपीएससी इज़ टोटली अगेंस्ट क्रैमर्स. वो कुछ भी करेगी और क्रैमर्स को निकालने की कोशिश करेगी अपने कंपटीशन में से. तो आपको स्मार्ट रहना है, आपको अवेयर रहना है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड शार्प रखनी है पेपर में, एंड ऑल्सो पैसिव रीडिंग नहीं करनी है. जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से उस चीज़ की फील में जाके समझना. इट्स लाइक अ नॉवल दैट यू आर रीडिंग, यू हैव टू गेट इन टू द एरिया. वहाँ पे उस टाइम में सोचना है और उसके बाद थोड़ा सा एनालाइज करना है कि क्या माहौल रहा होगा.
तो द आंसर केम आउट टू बी 2-3, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं. एज ऑफ कंसेंट की बात होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं 1884 में, और एजुकेशन के बारे में राइट एज अ राइट बात होने के बहुत कम चांसेस हैं. ओके, ये समझ आ गया कि कैसे अटेम्प्ट करना है. किसी ने नहीं पढ़ा हुआ था ये सवाल, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए था कि 1884 में क्या माहौल है और कैसी बातें हो रही थी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द Vittal Vidhansak, the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience, was published by. Okay, now this was a pretty difficult question. I also left it, but later on I realized अगर मुझ में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस होता वहाँ पे, तो मुझे पता होता वो गांधी जी ने नहीं लिखी और B.R. अम्बेडकर ने नहीं लिखी है. नहीं तो हमारी बुक्स में ये मैंशनड होता. फर्स्ट मंथली जर्नल क्यों ना मैंशन होता ये, अगर इन दोनों ने स्पेशली लिखी होती तो. Jyotiba Phule was also known to be a person who worked for the rights of untouchable. तो इन्होंने भी लिखी होती तो तब भी ये भी mentioned होता. तो it is very very possible कि जिनका हमने नाम कम सुना है उन्होंने लिखी होगी ये किताब. तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर कि मैंने जो पढ़ा है वो सफिशेंट पढ़ा है, और थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो हमको चाहिए ही, राइट. तो जस्ट मार्क दिस एंड यू कैन मूव ऑन. ये रिस्क तो लेना पड़ेगा और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा. दैट्स व्हाट UPSC इज टेस्टिंग फ्रॉम अस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ पॉलिटी क्वेश्चन, वेरी ऑब्वियस, बहुत बेसिक सवाल है, पर अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो भी वो कर सकता है, और अगर किसी ने पढ़ा है तो भी गलत कर सकता है अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ेगा ये सवाल. So let's very carefully read it. Consider the following statements. The President of India can summon the session of Parliament at such place as he/she thinks fit. वैसे तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत में लिखा है, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो let's just skip this question. Let's skip this statement. The Constitution of India provides for 3 sessions of Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all the 3 sessions. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है और वो मैंडेटरी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हाँ ऐसा कर लेना, करोगे तो वो सीधा बताता है कि तीन सेशंस होने हैं और वो क्या कैरी आउट करना ही करना है. ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और वो मैंडेटरी नहीं है. ओके, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, यू हैव टू अंडरस्टैंड. इतना सिंपल स्टेटमेंट था, अगर इसको गलत कर दिया तो 2 ऑप्शंस तो वैसे ही सॉल्व हो गए और फर्स्ट हमारा वैसे ही करेक्ट हो गया. There is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. तो अगर आपको पता होगा, अगर लक्ष्मीकांत के पीछे 76 चैप्टर पढ़ी है नेशनल कमीशन फॉर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने वाली, तो उसमें आपको पता होगा कि उसने इट हैज़ रिकमेंडेड दैट मिनिमम डेज शुड बी गिवन फॉर वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, कुछ 120 या 100 डेज ऐसा दिया है. तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अच्छा है. अगर नहीं पढ़ा है तो दो ऑप्शन तो बच गए. योर प्रोबेबिलिटी इज़ मोर, 125% से 50% तो हुई ठीक करने की कैपेबिलिटी. तो यू कैन गो विद एनी वन. और अगेन आई वुड से लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरी पढ़नी है. वो प्री ही नहीं, मेंस के लिए भी बहुत अच्छी किताब है. तो उसके जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं जिसको हम जनरली स्किप कर देते हैं, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो. आजकल UPSC से सवाल पूछने लगा है, जैसे गवर्नर के बारे में पूछा था कि कौन सी कमेटी ने गवर्नर के बारे में रिकमेंडेशंस दी है, रंगराजन कमेटी एंड दिस एंड दैट. तो अगर आपने पढ़ा है वो सब रिकमेंडेशन वाला चैप्टर तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा. तो समझ में आ गया. ऐसे ऑब्वियस स्टेटमेंट्स को मिस नहीं करना है, चाहे आपने जितना मर्जी पढ़ा हो. देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि ये वाली स्टेटमेंट्स मिस हो जाएंगी, और बहुत ही कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाली स्टेटमेंट्स हैं ये. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. With the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following. Okay, just be alert. इतना effectively क्या बोलने की ज़रूरत है? Can do which of the following भी तो बोल सकता है ना, but it is saying effectively do. Bring down electricity consumption industrial units. Okay, create meaningful short stories and songs. Meaningful. क्रिएटिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग बोलता तब भी चलता स्टेटमेंट, बट इट्स सेइंग मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरी. डिजीज लाइन, ओके. टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, ओके. वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ये नहीं पता यार, ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है.
बट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड इफेक्टिवली, जब भी ऐसे बहुत एम्फेसिस देने वाले टर्म्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, देखो कि मीनिंगफुल स्टोरीज आज तक बनाई हैं क्या, क्या हम हैव वी कम अक्रॉस। तो आप अगर देखोगे तो एआई ने अभी तक ऐसा नहीं बनाया है, और ये इतना एम्फेसिस जो दे दिया, अगर इसी को आप एलिमिनेट कर दो तो आपका आंसर आ जाता है। तो ये वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं हुई है अभी तक। तो यू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा दिमाग चौकन्ना रखना है, बहुत अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना है, और ऐसे वर्ड्स जिनको हटा के भी ऑप्शन बन सकता है या क्वेश्चन बन सकता है, उसको देख के थोड़ा सा कॉशियसली मूव करना है, और देखना है कि क्या यूपीएससी हमसे कुछ पूछना चाह रहा है, मीनिंगफुल क्यों बोला है उसने, नहीं भी बोलता तो चलता, तो क्रिएटिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स बोलता तो इट प्रॉबेबली वुड हैव बीन राइट। कैन डू विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट वुड हैव प्रॉबेबली बीन राइट। पर इतना स्पेसिफिकली पूछा है, प्रॉबेबली वो आपको कॉशन दे रहा है कि नहीं, उस वहाँ नहीं जाना है, दैट इज़ प्रॉबेबली रॉन्ग। ओके, हर एक वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आगे और देखेंगे कैसे, और बहुत कॉशियसली पढ़ने से सवाल बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ द अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ नॉट रीडिंग प्रॉपरली। ये क्या वो सवाल, द एक्सपेरिमेंट विल employ a trio of spacecraft flying in the formation of the shape and of an equilateral triangle that has sides 1 million kilometer long with laser shining between the crafts. The experiment in the question refers to, अगर किसी ने ये विल मिस कर दिया तो द लीज़ा पास फाइंडर मार के ही आएगा, क्योंकि ये जो लेज़र वेज़र वाला चीज़ है वो लीज़ा पाथ फाइंडर में है। विल पढ़ना है, उसने बहुत आसान सवाल दिया है, विल एम्प्लॉय, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय। अभी होगा, वॉयेजर जा हो चुका है, न्यू होराइजन हो चुका है, लीज़ा पाथफाइंडर भी हो चुका है ना, वी हैव हैड सो मेनी स्टडीज़ अबाउट इट। तो इवॉल्व लीज़ा होगा आंसर, सिर्फ इवॉल्व लीज़ा ही नहीं पढ़ा है हमने, राइट। तो क्वेश्चन इतना ध्यान से पढ़ना है। अगर स्ट्रेस लोगे वहाँ पे, स्ट्रेस तो होगा, अगर स्ट्रेस लेने की आदत नहीं रहेगी तो पक्का विल मिस करोगे, और ये क्वेश्चन पक्का गलत होगा। आई हैव नॉट हर्ड मेनी पीपल करेक्ट, लाइक मार्किंग इट करेक्ट। अगर जिसने विल बहुत ध्यान से पढ़ लिया और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा कि वो वही पूछ रहा है जो मैं समझ रहा हूँ, तो इवॉल्व लीज़ा मार के आएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। विद रेफरेंस टू, ओके, विद रेफरेंस टू कॉमन सेंस ज़रूर लगानी है। जितनी मर्जी निंजा टेक्निक्स ले लो मार्केट से कि ऐसा सम होना चाहिए, हैंड साइंस वाली सारी करेक्ट होती हैं और ये और वो प्लीज़ आपकी नॉलेज से ऊपर नहीं है, आपकी कॉमन सेंस से ऊपर नहीं है। पहले कॉमन सेंस फिर ये सब। अगर कॉमन सेंस हेल्प नहीं कर रही है तब ये सब यूज़ करना है। ओके, अब मैं इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ। विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब कंसिडर द फॉलोइंग, दे कैन बी यूज एज कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजन्स इन द बॉडी, दे कैन बी मेड इन टू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन, दे कैन बी यूज फॉर बायोकेमिकल सेंसर, कार्बन नैनो ट्यूब इज बायोडिग्रेडेबल। देखो कार्बन है तो पहले तो बायोडिग्रेडेबल तो होगा ही, तो फर्स्ट ऑप्शन चला गया। अब क्या जनरली बोलेंगे, कैन बी वाले सही होते हैं सवाल, है ना यार। नैनो ट्यूब है, नैनो ट्यूब का कितना थिकनेस होगा, नैनोज में होगा ना, नैनोज से और अपने ब्लड वेसल्स का कितना होता है, थोड़ा मिलीमीटर्स में तो होगा तभी तो ब्लड फ्लो करेगा। आरबीसी भी नैनो नहीं होता है। तो दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज, इज इट पॉसिबल? सी, कॉमन सेंस कैन नॉट बी ओवर रिडन बाय निंजा टेक्निक्स लाइक कैन बी सम, ये वो ओनली, ये सब बाद में आएगा, पहले कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस से दिस इज़ इनकरेक्ट। नैनो ट्यूब्स नैनो साइज़ की होंगी, सबसे पहली चीज़ है ये जानने की, उसके नाम में है ये। तो नैनो ट्यूब्स जो हैं आर्टिफिशियल ब्लड नहीं, आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज नहीं बन सकती हैं। कैपिलरीज दो बहुत पतली हैं पर नैनो साइज़ के नहीं हो सकती हैं। आरबीसी भी नैनो साइज़ से ऊपर होंगे, इसलिए आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज नहीं बन सकती हैं। साइंस एंड टेक्निक में सब सही होते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग, ये मार्क करके आओगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर इज़ 134। गॉट इट? बेवकूफ़ नहीं बनना है। लोग चिल्ला के बता रहे हैं कि ओनली वाला हटा दो और ऐसा कर दो। यूपीएससी बहुत स्मार्ट है, हमसे एक कदम आगे है। वो सब एनालाइज करते हैं कि क्या वीडियोस चल रही हैं मार्केट में, उसके बाद वो सवाल बनाते हैं। डू यू थिंक कि 2021 का पेपर इतना फैक्चुअल क्यों आया था? बिकॉज देयर वर सो मेनी पीपल टेलिंग अबाउट सच टेक्निक्स कि ये वाली ओनली हटा दो और ये हटा दो और वो हटा दो, तो जिससे इंग्लिश से पेपर सॉल्व हो सकता है। बट नहीं करना है, कॉमन सेंस लगाना ही लगाना है। ओके, वो सब हेल्प करती हैं बट कॉमन सेंस से और नॉलेज से ऊपर नहीं है वो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, 46 है।
in India, the term public key infrastructure is used in the context of पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, हम बोल रहे हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन. तो अगर मैं की हटा दूँ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये सब आ जाते, राइट. पर इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है की इंफ्रास्ट्रक्चर. तो यार आजकल क्या है न्यूज़ में इतना ज़्यादा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो सकता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन, कोविड आया है तो मैं बात कर सकती हूँ कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में की इंफ्रास्ट्रक्चर ये हो सकता है. टेलीकॉम और फूड सिक्योरिटी, ओके फूड सिक्योरिटी को भी आप मान सकते हो. बट थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये देखना है कि आजकल यूपीएससी किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा होगा. ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूछता तो ये चारों हो सकते थे, पर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ रहा है. आजकल डाटा सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात चल रही है जो कि पब्लिक के लिए ओपन हो पर सिक्योर हो. तो ऑफ कोर्स दिस टेक्निक जो मैं बता रही हूँ कि करंट में क्या चल रहा है और अपनी जनरल अवेयरनेस से और जो एग्जामिनर है उसकी आइडिया, उसके थॉट्स के अंदर घुस के आप सवाल निकालो, इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट. बट इफ़ यू कैन टेक दैट रिस्क तो आप डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मार के आएंगे. आई ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लास्ट में चमका ये मुझे. सो ओके, लेट मी टेल यू समथिंग. क्या होता है ना, जब शुरू में हम पेपर सॉल्व करते हैं ना तो दिमाग बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा होता है, पर इवेंचुअली तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे सवाल छोड़ने का मन करता है. पर इवेंचुअली जब हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं ना और हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद ना एकदम से सब चीज़ें चमकने लगती हैं और सब कुछ रिकॉल हो जाता है. एंड आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स एंड आवर ब्रेन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी स्मार्ट, यू नो. हम इंट्यूशन जैसे फील करते हैं और दीज आर ऑल ऑफ कोर्स आर ब्रेन वर्किंग, बट स्टिल हम समझ नहीं सकते हैं कि क्या है. इसलिए हम उसको नाम दे देते हैं कि इंट्यूशन आया मुझे कि ये सही लग रहा है. हमने पढ़ा है कहीं, वो कहीं से रिकॉल हुआ है, इसलिए हम मार्क कर पा रहे हैं. तो आप अपने सेकंड और थर्ड राउंड्स में गिव अप करने की ऑप्शन को कम रखें और सॉल्व करने की उसमें एम से रहें. थोड़ा इंट्यूशन पे ज़रूर फोकस करें. आई थिंक इंट्यूशन हेल्प्स अ लॉट, दो हम उसको समझ नहीं सकते हैं कि वो क्यों हेल्प कर रहा है. इंट्यूशन ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, आपको जो लग रहा है ना कि ये सही होगा वो ज़्यादा सही होने के चांसेस है, रादर देन जो आप कॉन्शियसली सोच रहे हो कि यार ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये गलत करने के चांसेस रखता है और इंट्यूशन सही करने के चांसेस रखता है. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड और अपने क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, स्पेशली जब सेकेंड थर्ड राउंड चल रहा होता है ना और जब प्रेशर ऑफ टाइम बिल्ड्स अप तो दिमाग पूरा फुली फंक्शनल हो जाता है और तब इंट्यूशन को ज़रूर ध्यान में रखें. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to solar water pumps, consider the following statements. Solar power pumps can be used for running surface pump and not submersible pumps. Solar power pumps can be used for running centrifugal pumps but not the ones with the piston. इसमें सिर्फ एक सिंपल सी बात पूछ रहा है यूपीएससी. आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि सोलर पंप करते क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी से पंप चलाऊं तो सरफेस पंप भी चलेगा, सबमर्सिबल पंप भी चलेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी चलेगा और रेसिप्रोकेटिंग पंप भी चलेगा. तो ऐसा क्यों आप सोच रहे हो कि सोलर पंप सबमर्सिबल पंप्स नहीं यूज़ हो सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा है कि आपको पता है सोलर पंप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है अल्टीमेटली. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओवर एनालाइज नहीं करना है कि यार मैंने कभी सुना तो नहीं कि सोलर पंप जो है वो सबमर्सिबल पंप के लिए यूज़ होने वाला. नो प्लीज़, ठीक है. सोलर पंप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है. वो ऐसा भी लग सकता है कि यार इतना सिंपल सवाल क्यों पूछेगा यूपीएससी. तो पूछता है भाई, वो छठे अटेम्प्ट वाले लोगों के लिए पेपर नहीं बना रहा है, वो फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए पेपर बना रहा है. तो जो कंटिन्यूसली गलत कर रहे हैं ना सवाल, उनके लिए क्वेश्चन है कि बहुत सिंपल सवाल देख के ना डर ना जाओ और ओवर एनालिसिस मत करने लगो. वो फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए ही पेपर बना रहा है. वो तो हम लोग ज़्यादा एनालाइज करने लगते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं. नेक्स्ट, which one of the following statement best describes the term social cost of carbon? Again, social cost of carbon और social cost of carbon में definitely difference होगा, इसलिए social लिखा है उसने.
लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन इन अ ईयर, ओके हो सकता है. रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विस सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल्स. तो कॉस्ट ऑफ कार्बन जो होगा ना, वो ये कॉस्ट ऑफ कार्बन हो सकता है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन नहीं होगा. सोशल मतलब कुछ पीपल इन्वॉल्वमेंट, कुछ तो ऐसा इन्वॉल्वमेंट होगा जो लोगों पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड. एफर्ट्स पुट इन बाय क्लाइमेट रिफ्यूजीज टू अडेप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस. काफ़ी वियर्ड ऑप्शन है ये, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. एफर्ट्स पुट इन बाय, एफर्ट्स को कैसे एनालाइज करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे कॉस्ट में, वेरी डिफिकल्ट, बहुत वेग ऑप्शन है ये, तो इसको भी छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द ऑन द प्लानट. तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, सोशल से रिलेट होता है पर इंडिविजुअल ज़्यादा है. ठीक है, ओके हम 50-50 कर लेते हैं. तो विच थीम सीम्स टू बी अ वेरी मोर प्रॉबेबल थिंग टू बी मेजर्ड. तो वो इंडिविजुअल, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ का इंडिविजुअल जो है अलग अलग प्रोड्यूस करता है, तो दिस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड एंड दिस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड. बट सोशल कॉस्ट की बात हो रही है तो मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो आई वुड हैव गॉन फॉर ए, दो इट्स प्रिटी कन्फ्यूजिंग, पर आप 50-50 करके दोनों में से एक मार सकते हैं. ओके, एक और मिथ बस्ट करते हैं, जैसे हमने पीछे किया कि निंजा टेक्निक और ये ओनली वाले एंड कैन बी वाले सब सही होते हैं. एक बहुत और टेक्निक चलती है कि जो फैक्ट्स हैं दे आर यूजुअली रॉन्ग, है ना. ठीक है, सपोर्ट करता भी है, कई स्टेटमेंट्स हमारे सपोर्ट करते हैं. टेकन जस्ट एग्जाम्पल टू टेल यू दैट कॉमन सेंस ओवर निंजा टेक्निक. इसमें क्या बोल रहा है, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. VLC uses electromagnetic spectrum wavelength 375 to 780 नैनोमीटर. ये एक्चुअली सही है, जो लोग होंगे वो गलत मार के आएंगे. क्यों? क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि फैक्ट गलत होते हैं. ये सही है स्टेटमेंट. बट द ईजिएस्ट थिंग टू नोटिस हियर, visible light communication is a long range optical wireless communication. Visible light communication, that means लाइट से होने वाले कम्युनिकेशन. यार दीवार के पार भी नहीं जाती है लाइट, हाउ कैन इट बी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन. रेडियो वेव्स आर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, राइट. तो ये कितना कॉमन सेंस वाली चीज़ है. सेकंड गलत कर दो ना, हो गया सही. कॉमन सेंस को नहीं डिच करना है फॉर एनीथिंग. कॉमन सेंस को अपना वहाँ बना के रखो. अच्छी लॉजिकल रीजनिंग के लिए कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है. ऑल राइट, पहले मैं ये मिथ बस्ट करना चाहती थी क्योंकि सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में फैक्ट्स गलत आने वाले हैं. आई डोंट वांट टू रीइंफोर्स दैट ये अपनी टेक्निक और ये जो अपनी गेसिंग की जो स्किल्स हैं ऑन यू. आई जस्ट वांट टू टेल कि कॉमन सेंस इज ओवर निंजा टेक्निक्स. Okay, with reference to ocean mean temperature, which of the following statements are correct? Ocean mean temperature is measured to a depth of 26 degrees Celsius isotherm, which is 126 meter in the southwestern Indian Ocean during. यार 129 meters measure करना exactly in southwestern Indian Ocean, it's so difficult. इतना weird क्यों रखेंगे जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, जो 120 रखेंगे, 130 रखेंगे, 125 रखेंगे, 129 कैसा नंबर है, राइट. सो इसको थोड़ा सा देख के आप वो हो सकते हो कि यार 126 तो 129 मीटर्स तो अचीव करना इतना डिफिकल्ट है कि 129 से 127 हो गया तो मतलब गलत हो जाएगा क्या. और तो यू कैन जस्ट बी अवेयर कि ये गलत है. ओशन मीन टेम्परेचर कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज इन एक्सेसिंग वेदर the amount of rainfall in the monsoon will be more or less than a certain long term mean. ठीक है, तो मतलब मेरा क्या बताने का मतलब ये है कि इतना ऑड नंबर को देख के ना थोड़ा सा देख लेना कि क्या ये होना पॉसिबल है साइंस एंड टेक में कि 129 मीटर्स पे ही चेक कर रहे हैं. ऑल राइट, तो वो वाला हमारा कि जो नंबर्स ऑफ होते हैं वो गलत होते हैं, वो यहाँ पे री-एनफोर्स होता है. बट हम अपने कॉमन सेंस से यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे. एक और स्टेटमेंट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग. जेट स्ट्रीम्स अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली. इज इट पॉसिबल? नो. ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई. ओके,
the temperature inside the eye of the cyclone is nearly 10 degree Celsius lesser than the surroundings. मुझे आपको बस ये वाला स्टेटमेंट एक्चुअली बताना था. क्या हमने कभी सुना है, ये तो सुना है कि जब साइक्लोन आता है तो लोग एक वॉल ऑफ साइक्लोन जाती है और आई आती है जिसमें काम आ जाता है, तो लोग बाहर आ जाते हैं देखने की मौसम क्लियर हो गया है, एंड द सेकेंड वॉल हिट्स एंड दैट क्रिएट्स मोर डैमेज. पर क्या कभी ये सुना है कि 10 डिग्री सेल्सियस इज़ टू मच ऑफ अ ड्रॉप इन टेम्परेचर? क्या हमने सुना है कि एकदम से ठंड हो जाती है जैसे ही मौसम चेंज होता है, काम होता है, आई आती है, एक टर्बुलेंस जाती है, आई आती है, तो एकदम इतनी ठंड हो जाती है कि लोगों को स्वेटर पहननी पड़ जाती है? नो राइट, 10 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी एकदम से. ड्रॉप ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इज़ टू मच. तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन ले सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो ये फिनोमिना हमको पता होता कि इतनी ठंड जाती है कि लोगों को स्वेटर डालनी पड़ती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी, आई वॉन्ट टू ऑल्सो ब्रिंग योर नोटिस टू दैट. तो अगर आपने वो वाला डायग्राम देखा होगा अपना साइक्लोन वाला, तो उसमें ना एक प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व बना हुआ है कि प्रेशर तो है वो ऐसा ड्रॉप होता है आई में, और टेम्परेचर जो है ना वो ऐसा राइज होता है. तो इतना इम्पॉर्टेंट है ना अपनी NCERTs दैट आई जस्ट कांट ओवर एम्फसाइज ऑन इट. ठीक है कि ये वाले जो ग्राफ्स के जो कर्व बने हुए हैं ये भी ध्यान देने बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा. ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, सम साइक्लोन्स ओके वी कैन ये करेक्ट कर सकते हैं, ये गलत है. तो 2 ओनली इज़ द आंसर. सो आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. मैंने आपको जो टेक्निक्स बताई जस्ट टू टेल यू दैट कॉमन सेंस जो है वो वेटरन्स की और डेवलप हो जाती है ओवर टाइम, बिकॉज इतनी बार प्रैक्टिस की है, इतनी बार सेम पेपर दिया है. दे कम टू नो द नेचर ऑफ UPSC. और ये जो न्यू कमर्स होते हैं उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है. सो दैट तो मैं अपने नॉलेज से, अपनी एक्सपीरियंस से आपको ये शेयर कर रही हूँ ताकि ये जो इन एस्पेक्ट्स पे आपको डिसएडवांटेज ना रहे और आप इन एस्पेक्ट्स को लेते हुए अपनी नॉलेज पे खेल सकें, सो दैट द आपकी स्मार्टनेस है वो एक्चुअली पेपर में दिख सके. तो ऑल राइट, आई एंड माई वीडियो हियर. आई होप यू लाइक इट. डू कमेंट कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो और आप क्या और ऐसी वीडियोस देखना चाहेंगे. डू यू वांट मी टू डिस्कस मोर? डू यू वांट टू हैव लाइव सेशंस? डू यू वांट टू हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर आई टू एड्रेस योर क्वेश्चंस कि आप उसको लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्मार्टनेस के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से सवाल जो हैं वो नॉलेज बेस्ड हैं प्योरली, और कौन से सवाल जो हैं वो ये स्मार्टनेस बेस्ड से सॉल्व हो सकते हैं, जो कि आई थिंक कई ज़्यादा हो सकते हैं. ओके, सो आई एंड माई वीडियो हियर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.